29 नवंबर 1947 56 ममालिक के लोग यूएन पहुंचते हैं। मकसद सिर्फ एक, यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन पार्टीशन प्लान को अप्रूव करवाना। 56 में से 33 कंट्रीज़ इसके फेवर में वोट करते हैं और फ़लस्तीन पार्टीशन प्लान को अप्रूव करते हैं और वहाँ से बनता है इज़राइल। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है इज़राइल की। मेरी पिछली वीडियो में हमने बात की कि कैसे यरूशलेम मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है और ज़ायनिस्ट मूवमेंट का आगाज़ कहाँ से हुआ। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इज़राइल बना कैसे और रोमन एम्पायर में जो लोग और ज्यूज़ इस इलाके को छोड़कर गए वो वापस कैसे आए, और ऐसा क्या हुआ कि फ़लस्तीन में से मुस्लिम टेरिटरीज़ ख़त्म होती गईं और कैसे इज़राइल उन लैंड्स पर कब्ज़ा करता गया। तो ज़ायनिस्ट मूवमेंट से इंस्पायर हुए कुछ ज्यूज़ 1909 में पहली जूइश सेटलमेंट रिशॉन लेजियन के इलाके में देखने को मिलती है। ये इलाका आज के तेल अवीव से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और उस वक्त तक 3000 ज्यूज़ यहाँ सेटल हो चुके थे, जिसको फर्स्ट किबुत्स भी कहा जाता है। किबुत्स का मतलब ये कि ऐसी कम्युनिटीज़ और सेटलमेंट्स जो कि दूर दराज इलाके में एग्रीकल्चर से अपना गुजर बसर चलाती हैं। ये सेटलमेंट्स उस वक्त पर काफ़ी दूर दराज यानी रूरल एरियाज़ पर मानी जाती थी और ऐसा बयानिया बनाया गया कि ये इलाका तो सिर्फ एक बंजर इलाका था और ज्यूज़ ने आकर इसको ख़रीदा, काश्तकारी के काबिल बनाया और यहाँ रहना शुरू किया। लेकिन अगर आप फैक्ट्स और फिगर्स को देखें तो 1909 तक यहाँ पे अरब पैलेस्टीनियंस तकरीबन 5 लाख की तादाद में पहले से ही मौजूद थे। इन जू सेटलमेंट के चलते वहाँ रहते अरब पैलेस्टीनियंस इससे बिल्कुल खुश नहीं थे और वहाँ से शुरुआत होती है पहली अरब नेशनल मूवमेंट की। इस मूवमेंट ने अपना जोर काफ़ी अरसे के बाद पकड़ा, जो मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताऊंगा। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ होता है और ज्यूज़ ब्रिटिश एलाइज का साथ देते हैं और वहीं दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया जर्मनी का साथ देती है और आगे चलकर ब्रिटिश एलाइज को वर्ल्ड वॉर 1 में जीत होती है। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स को कुछ एलाइज चाहिए थे जो कि जर्मनी के खिलाफ उनके साथ लड़ें। ब्रिटिश हमेशा की तरह डिवाइड एंड रूल का सहारा लेते हैं और एक एग्रीमेंट के तहत, जिसे मैकमोहन एग्रीमेंट भी कहा जाता है, अरब्स को कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो और एक अलग अरब स्टेट बनाने का वादा करते हैं। ब्रिटिशर्स अरब्स को कहते हैं कि ऑटोमन एम्पायर आप पर एक तरह से मुसल्लत किया गया है और अगर आप इसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं तो आपकी फुल मदद की जाएगी एक इंडिपेंडेंट स्टेट यानी एक अरब स्टेट बनाने में। और वहीं दूसरी तरफ 1917 में ज्यूज़ की सपोर्ट हासिल करने के लिए ब्रिटिशर्स एक डिक्लेरेशन करते हैं जिसे बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस बेलफोर डिक्लेरेशन में ज्यूज़ से ये वादा किया जाता है कि उन्हें पैलेस्टीन के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्टेट दी जाएगी और ब्रिटिश हुकूमत एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने में ज्यूज़ की पूरी हमायत करेगी। लेकिन आखिर में ब्रिटिश और फ्रेंच को वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी जीत नज़र आती है और ये आपस में ही एक सीक्रेट एग्रीमेंट करते हैं। इस एग्रीमेंट को नाम दिया गया पीगो एग्रीमेंट का और ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में ही ऑटोमन एम्पायर के रीजन्स बांट लेते हैं। फ्रेंच के पास ऑटोमन एम्पायर का नॉर्थ का हिस्सा आया जिसमें आज के सीरिया, लेबनान और मेडिटेरेनियन के कुछ हिस्से थे और ब्रिटिशर्स के हिस्से में आता है पैलेस्टाइन, जॉर्डन और अरेबियन पेनिनसुला के कुछ हिस्से। 1918 में जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 में शिकस्त होती है और ऑटोमन एम्पायर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आता है। ब्रिटिश मैंडेट के आते ही ज्यूज़ की सेटलमेंट्स पैलेस्टाइन में बढ़ती गईं और दूसरी तरफ अरब्स ने मुज़ाहिमत करना शुरू की। 1929 से 1937 तक काफ़ी दंगे देखने को मिले। आए दिन ज्यूज़ और अरब्स एक दूसरे के आमने सामने होते और आहिस्ता आहिस्ता ये दंगे यरूशलेम, हेब्रोन और जाफा तक बढ़ने लगे। ब्रिटिशर्स इस अनरेस्ट से काफ़ी परेशान थे और इसी के चलते 1937 में ब्रिटिश ने पैलेस्टाइन पर मार्शल लॉ लगाया और इस तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स एक वाइट पेपर पॉलिसी को अनाउंस करते हैं। इस वाइट पेपर पॉलिसी के मुताबिक पैलेस्टाइन के अंदर ज्यूज़ की इमिग्रेशन को लिमिट किया गया और लैंड परचेजेस पर भी पाबंदी लगाई गई। इस पॉलिसी में ये कहा गया कि अगले 5 साल में सिर्फ 75,000 ज्यूज़ ही यहाँ पर आ सकेंगे और ब्रिटिश ने यह भी कहा कि हमारी कोई ऐसी इंटेंशन या पॉलिसी नहीं है कि पैलेस्टाइन को एक ज्यूइश स्टेट बनाया जाए। आप देख रहे हैं कैसे ब्रिटिशर्स वक्त बदलते साथ अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करते गए। कभी ऐसी पॉलिसीज़ ले आते जो ज्यूज़ को सपोर्ट करती हैं और कभी ऐसी पॉलिसीज़ जो मुस्लिम्स को। इससे ये साबित होता है कि ब्रिटिशर्स खुद बहुत कंफ्यूज थे और उनकी पॉलिसीज़ किसी आइडियोलॉजी पर नहीं बल्कि वक्ती मुफाद पर होती। जहां एक तरफ पैलेस्टाइन के अंदर कुछ सुकून आया, दूसरी ही तरफ 1939 में जर्मनी पोलैंड पर हमला करती है और वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ होता है। ऑटोमन एम्पायर जो बस अब टर्की तक महदूद था, इस जंग से बाहर रहा। उस वक्त जर्मनी में नाजी पार्टी पावर में आती है और ज्यूज़ को कसूरवार ठहराती है वर्ल्ड वॉर 1 हारने का।
जूस के खिलाफ ईस्ट यूरोप में नफरत बढ़ती है और उनका कत्लेआम शुरू होता है। यही वजह थी कि एक तरफ वाइट पेपर आने के बावजूद जूस ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटिश का साथ दिया। हैगना एक इजरायली पैरामिलिट्री फोर्स जो ब्रिटिशर्स का साथ देती है जर्मनी से लड़ने में। डेविड बेन गोरियन जो इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कहना था, सपोर्ट ब्रिटिशर्स दैट देयर इज नो वाइट पेपर एंड अपोज द वाइट पेपर दैट देयर इज नो वॉर। क्योंकि जूस का जर्मनी में कत्लेआम किया जा रहा था, उसी वजह से जूस के पास कोई और रास्ता नहीं था सवाए ब्रिटिशर्स के मदद करने का। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जूस के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ी कि उनके बिजनेसेस को बंद किया गया, उनके बच्चों को स्कूलों से निकाला गया और यहाँ तक कि मैस शूटिंग और जहरीली गैस के ज़रिए जूस का कत्लेआम किया गया। जूस को ऐसे कैंप्स में रखा गया जहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड जो कि एक जहरीली गैस है, उसके ज़रिए उनकी जान ली जाती। हिटलर का कहना था कि दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन टू जूविश प्रॉब्लम और इस कत्लेआम को नाम दिया गया हॉलोकॉस्ट का। इस हॉलोकॉस्ट में तकरीबन 6 मिलियन जूस को मारा गया और बाकायदा इनके मैस ग्रेव्स बनाए गए जहां पर जूस को दफन किया गया। हॉलोकॉस्ट के बाद जूस को इस बात पर यकीन हो चुका था कि अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो उन्हें एक अलग स्टेट बनाना ही होगी। हिटलर को एक दफ़ा फिर वर्ल्ड वॉर 2 में शिकस्त होती है और बड़ी तादाद में जूस रेफ्यूजी बनते हैं। इन रेफ्यूजीज़ को नाम दिया गया दी हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स का। इनमें से कई अमेरिका, फ्रांस और दूसरे ममालिक में रेफ्यूजी बनते हैं और ज़्यादातर डीपी कैंप्स यानी डिस्प्लेस पर्सन कैंप्स में आते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के 2 साल बाद तक तकरीबन 8 लाख जूस इन डीपी कैंप्स में आते हैं। काफ़ी कोशिशें की जाती हैं कि इन रेफ्यूजीज़ को कहीं सेटल किया जाए, लेकिन कोई भी मुल्क इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ लेना नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ सच पूछें तो जूस भी उस लैंड में वापस नहीं जाना चाहते थे जहाँ पर उनके आबाओ अजदाद का कत्लेआम हुआ। ज़ायनिस्ट मूवमेंट के मुताबिक उन्हें सिर्फ एक ही जगह समझ आती थी जहां पर वो सेफ होंगे और वो पैलेस्टाइन था। लेकिन अब इसमें मसला ये था कि पैलेस्टाइन में ब्रिटिश मैंडेट था और वाइट पेपर पॉलिसी के मुताबिक इतने जूस वहां सेटल नहीं हो सकते थे। इसी के चलते कुछ रेफ्यूजीज़ पैलेस्टाइन में एंटर होने की कोशिश करते हैं एक शिप के ज़रिए, जिसको बाद में नाम दिया गया दी एक्सोडस 1947 का। इस शिप पर लिखा था, जर्मनी किल्ड एंड डिस्ट्रॉयड अस एंड यू आर आवर ओनली होप। लेकिन ब्रिटिशर इन जूस को पैलेस्टाइन में एंटर नहीं होने देते और साइप्रस के डीपी कैंप्स में शिफ्ट करते हैं। ब्रिटिश को ये सारी सिचुएशन मैनेज करने में बहुत मुश्किलात पेश आईं और दिन ब दिन इनकी परेशानी बढ़ती गई। आए दिन जूस और अरब्स में कॉन्फ्लिक्ट होता और ब्रिटिश के लिए ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होती गई। आखिरकार ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन से निकलने का फैसला करते हैं। ब्रिटिश ने कहा, हमसे अब बस नहीं होता और हम जल्द ही पैलेस्टाइन को छोड़ देंगे और यूएन को ये सारा मसला देखना चाहिए। और ब्रिटिश मैंडेट 28 फरवरी 1947 को बेलफोर डिक्लेरेशन यूएन में सबमिट करती है। यूनाइटेड नेशन एक कमेटी बनाता है और ये कमेटी 2 नेशन सोल्यूशन की बात करती है कि पैलेस्टाइन में ही 2 स्टेट्स बना दी जाएं, जो कि एक अरब पैलेस्टीनियंस की हो और दूसरी ज्यूज स्टेट। यूएन की इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पैलेस्टाइन के अंदर 68% अरब पॉपुलेशन और 32% ज्यू पॉपुलेशन थी। और इस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि पूरे पैलेस्टाइन के लैंड में से सिर्फ 5 to 6% ज्यूज़ के पास है। तो नवंबर 1947 में 56 कंट्रीज़ की यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग होती है। वोटिंग के मुताबिक 33 कंट्रीज़ 2 स्टेट सोल्यूशन के हक में वोट करती हैं। यूएन के इस पार्टीशन प्लान के मुताबिक मैप कुछ यूँ दिखा, वाइट वाला हिस्सा इसराइल के हिस्से में और ग्रीन वाला पैलेस्टाइन के हिस्से में आया। लेकिन इस पार्टीशन प्लान के बाद ऐसा लगा कि ज्यूज़ को वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का साथ देने का रिवॉर्ड मिला और वही शिप जो ब्रिटिशर्स ने साइप्रस भेजा, वही शिप दी एक्सोडस 1947 से रेफ्यूजीज़ वापस इसराइल में आते हैं। डेविड बेन गोरियन इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और तारीख में पहली दफ़ा ज्यूज़ को एक अलग स्टेट बनाने का मौका मिलता है। ये इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो इस बारे में बहुत कुछ है कहने को, तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।